हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में। डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स वो होते हैं जिनके पास में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब 2OH ग्रुप लगे रहते हैं। हम लोग इनकी प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज इनके यूजेज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। डाईहाइड्रिक अल्कोहल का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल और ये होता है इसका केमिकल फार्मूला। ये हो गया आपका CH2OH। इसमें अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हो गया आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल। इसके आयुपैक के नेम के बारे में बात करें तो ये होता है ईथेन 1,2-डाइऑल। ईथेन 1,2-डाइऑल। चलिए इसके सबसे पहले हम प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में बात करें। इसकी जितनी भी प्रिपरेशन रिएक्शन है उनको सभी को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। इन सभी मेथड को यूज करके आप आसानी से इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम फोकस करते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन रिएक्शन के बारे में, दैट इज फ्रॉम इथाइलिन। आप देखिए भाई, इथाइलिन का मतलब क्या है, एल्कीन लेना है और एथ लगा, इसका मतलब 2 कार्बन है। तो बेसिकली यहाँ पर हम फर्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH2 और डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका CH2। ठीक है भाई, एक मेथड के बारे में बात करते हैं। इसको आपको करना है ऑक्सीडेशन। लीजिए ऑक्सीडेशन कर दिया मैंने। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आपको कैटलिस्ट लेना है सिल्वर और टेम्परेचर मेंटेन करना है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन करने में मतलब कि एक ही ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। ये CH2 और ये CH2 हो गया और ये लीजिए ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पर इसके 2 बॉन्ड हमने शो कर दिया। ये पार्ट हो गया भाई, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया और ये ऑक्सीजन बेसिकली दोनों डॉट से कनेक्ट होकर के एपॉक्साइड बना देता है। ये बन गया। तो बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे ईथर में। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पर डाइल्यूट HCl डालते हैं ताकि थोड़ा रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहे। ठीक है भाई, तो अब होता क्या है, बेसिकली H2O हमें क्या देगा, ये देगा हमें H+ आयन और ये देगा हमें OH- आयन। अब देखिए ये बेसिकली सिमेट्रिकल, यहाँ से अगर इसके ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के दोनों साइड बेसिकली इक्वल नंबर ऑफ कार्बन लगे हैं। तो इसके केस में हम लोगों ने ईथर के चैप्टर में ये पढ़ा हुआ बेसिकली। तो आप चाहे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें, चाहे यहाँ से ब्रेक कर दें, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही तरह का कंपाउंड आपको मिलने वाला है। अगर यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक साइड ज़्यादा हो जाते हैं, एक साइड कम हो जाते हैं, उस पार्ट में आपको थिंक करना पड़ेगा कि किस साइड से आपको ब्रेक करना चाहिए। चलिए इसको रैंडमली हम इसको ब्रेक कर देते हैं। अब इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो गया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। चलिए अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। ये नेगेटिव H को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव OH को अट्रैक्ट करेगा। अब देखिए भाई, ये CH2 है, ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये हो गया आपका CH2, ये CH2OH को अट्रैक्ट करेगा तो ये OH हो गया भाई। अब इसके बाद में ये बॉन्ड लगा हुआ, ये CH2 हो गया, इसके बाद में ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है। अब देखिए ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल बना देता है। इथेन 1,2-डाइऑल का प्रिपरेशन हो गया। इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं और आसानी से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये होता है आपका इंडस्ट्रियल मेथड। बेसिकली इंडस्ट्री में इस मेथड को यूज करके इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन किया जाता है। ठीक है भाई, अगर हम दूसरे मेथड के बारे में बात करें, चलिए फिर से मैं ले लेता हूँ यहाँ भाई इथाइलिन। ठीक है भाई, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड और CH2। ठीक है भाई, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइपोक्लोरस एसिड के साथ में HOCl। यही बेसिकली ऐसे एसिड होते हैं जिसमें से जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। खासतौर से आप लोगों ने सीखा होगा जो फ्लोरीन होता है ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका होता है क्या, नेगेटिव चार्ज होता है। परंतु अगर मैं यहाँ पर हाइपो एसिड ले लेता हूँ, बेसिकली यहाँ पर HOF ले लेते हैं, तो इसमें से OH होता है माइनस। OH कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, OH हमेशा नेगेटिव होता है। तो अगर OH माइनस है तो F हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अगर ये आप कंपलसरी ये नहीं बोल सकते हैं कि फ्लोरीन की हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन आपका पॉजिटिव मतलब हैलोजेंस पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इन द सिमिलर पैटर्न अगर इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब पाई बॉन्ड चाहे इस साइड ब्रेक कर दें चाहे इस साइड ब्रेक कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्केन दिया हुआ है। तो यहाँ से ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब देखिए भाई, ये OH इस कार्बन को जाएगा और ये Cl+ इस नेगेटिव चार्ज को जाएगा, तो बनने वाला कंपाउंड हो जाता है CH2OH और यहाँ पर हो जाता है CH2 और ये Cl हो गया भाई।
ये कंपाउंड बन जाता है। ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप का रिएक्शन होने वाला है, यहाँ पर आपको डालना है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट डालना है। अब ध्यान दीजिए भाई रिएक्शन कैसे होती है। अब देखिए हम हीटिंग करते हैं तो बेसिकली ये NaCl तो आपका निकल गया, लीजिए NaCl मैंने निकाल दिया, ठीक है भाई। अब देखिए जब हीटिंग करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, ये जो यहाँ पर अगर आप देखें जो CO3 दिया हुआ तो यहाँ से CO2 गैस एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए CO2 गैस एस्केप हो जाएगी। चलिए यहाँ से हमने NaCl निकाल दिया भाई, NaCl निकाल दिया, CO2 गैस भी रिमूव कर दिया। आप देखिए भाई अगर यहाँ से CO2 गैस निकलती है तो यहाँ बचा क्या, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, मतलब एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन क्या बनाएगा भाई, OH बनाएगा। ये OH जब ये Cl निकलेगा तो यहाँ पे लग जाता है, तो लीजिए आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मिल जाता है। इसी का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे। ये हो गया भाई इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया भाई। यहाँ से इसका प्रिपरेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये भी आपका होता है ये इंडस्ट्रियल मेथड। ये दोनों मेथड होते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड हो गया, ये पार्ट हो गया इंडस्ट्रियल मेथड। और यहाँ पर दोनों मेथड में आपको यूज करना है इथाइलिन, एल्कीन का इस्तेमाल करना है। अब देखिए भाई अगर मैं लैबोरेटरी मेथड के बारे में बात करें, यहाँ पर लैबोरेटरी मेथड के बारे में बात करें, लैब मेथड के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपको यूज करना है क्या, सीन अटैकर। सीन अटैकर के वो होते हैं जो बेसिकली डबल बॉन्ड को ब्रेक करके एक ही साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया बेसिकली CH2 और ये हो गया CH2, ठीक है। यहाँ पर मैंने ले लिया इथाइलिन हो गया भाई। अब यहाँ पर अगर 1% एल्कलाइन और KMnO4 ले लिया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई KMnO4 के बारे में हम लोगों ने बहुत सुना हुआ है। KMnO4 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और कई बार इसको यूज करके हम लोगों ने अल्कोहल का, एल्डिहाइड का और ये कीटोन का भी अंडर विग्रेस कंडीशन ऑक्सीडेशन किया हुआ है। एसिड का भी हम लोगों ने ऑक्सीडेशन किया है बाय यूजिंग KMnO4। तो बेसिकली ये बहुत ही कॉमन रिजेंट है। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर यहाँ पर आपने लिया हुआ है 1% एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब क्या हो गया, बेसिक मीडियम KMnO4, तो यहाँ पर KMnO4 एक्ट करेगा एज ए सिन अटैकर। सिन अटैकर का मतलब क्या होता है कि एक ही साइड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देता है पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। अब देखिए भाई ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये CH2। अब ये जैसे पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एक OH यहाँ पे लगा दिया और एक OH ऐसे लगा देते हैं। ये होता है सिन अटैकर का बेसिकली एप्लीकेशन। सिन अटैकर का मतलब क्या है कि एक ही साइड 2 OH लगा देते हैं। अब चलिए अगर मैं एंटी अटैकर के बारे में बात करता हूँ तो एंटी अटैकर के से रिलेटेड अगर मान लिया जाए कि ये CH2 हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया CH2। अब ध्यान दीजिए भाई यहाँ पे अगर मैं एंटी अटैकर जैसे RCOOH, ये क्या हो गया, एसिड हो गया, परंतु यहाँ पर एक ऑक्सीजन और इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक ऑक्सीजन, तो ये पराक्सी एसिड हो जाता है। ये पराक्सी एसिड, ये पराक्सी एसिड होता है आपका एंटी अटैकर। एंटी अटैकर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गया एंटी अटैकर, ठीक है भाई। तो एक OH आपका इस साइड लगाएगा, एक OH आपका इस साइड लगाएगा, तो ये बन जाएगा CH2 और ये OH, यहाँ से हो गया ये CH2 और ये हो जाता है OH। ये पार्ट हो गया भाई, ठीक है भाई। अभी इसमें इस पाई बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया। अच्छा इस पार्ट को आप और बहुत डिटेल में समझना चाहें तो चलिए अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पर एक कंपाउंड ले लिया भाई, यहाँ पर एक कंपाउंड ले लेता हूँ, जैसे ये आपका, ठीक है भाई, ये कंपाउंड हो गया और ये डबल बॉन्ड लगा दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे अगर मैं डाल देता हूँ 1% एल्कलाइन और KMnO4 डाला हुआ है, मतलब है कि आपने डाला हुआ है सिन अटैकर, मतलब है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। चलिए मैं ब्रेक करना शुरू कर दिया और यहाँ पर आपको OH एक ही साइड अटैच करने हैं, एक ही साइड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, या तो आपका एक कंपाउंड ये बनेगा, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, ये OH, ये हो गया OH, ऐसे कर सकते हैं, ये OH लगा दिया भाई, एक ही साइड लगा दिया, ऐसे हो सकते हैं। और ये तो आपका एक कंपाउंड ऐसा भी बन सकता है, ये एक ही साइड, ये तो अबव द प्लेन हो जाता है, अगर बिलो द प्लेन करना है तो ये OH हो जाएगा और ये आपका OH हो जाता है, तो ऐसे हो जाता है भाई। एक ही साइड ये बेसिकली लगाते हैं OH ग्रुप पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। अगर मैं एंटी अटैकर ले लेता हूँ, यही कंपाउंड ले लिया भाई, ये हो गया आपका एंटी अटैकर परऑक्सी एसिड हो गया। तो इसमें क्या हो गया, पाई बॉन्ड तो आपको ब्रेक करना है भाई, ये तो उसी रिएक्शन ले रहा हूँ। बेसिकली इसमें हो गया क्या, ये हो गया आपका साइक्लोप्रोपेन। अब इसके बाद में क्या हो जाता है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देगा अबव द प्लेन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएगा बिलो द प्लेन।
ये खासियत होती है एंटी अटैकर की। तो ये पार्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि बेसिकली जब एंटी अटैकर होगा तो दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक ही साइड अटैच नहीं होंगे। जब कभी भी आपका सिन अटैकर होता है तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपका हमेशा एक ही साइड अटैच होता है। इसमें अगर आप देखें तो इथाइलिन ग्लाइकॉल में OH ग्रुप एक ही साइड अटैच है, इस वजह से हम लोग यूज करेंगे एंटी अटैकर्स। इथाइलिन में एंटी अटैकर यूज करेंगे तो यहाँ से आप आसानी से इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब इथेन 1,2 डाइऑल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रिपरेशन थी बेसिकली बाय यूजिंग इथाइलिन हम लोगों ने प्रिपरेशन किया हुआ है। चलिए इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट मेथड के बारे में। अब आपका सेकेंड मेथड है दैट इज ग्लाइऑक्सल। ग्लाइऑक्सल से हम सेकेंड मेथड को यूज करके हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन करने वाले हैं। अब देखिए भाई, ग्लाइऑक्सल मतलब क्या हो गया आपका, ये होता है CHO और ये होता है CHO, लीजिए 2 एल्डिहाइड ग्रुप लगे हुए हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलिए आप चाहे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और ये हो गया आपका COOH कर दिया भाई, ठीक है, और ये हो गया COO, ये कार्बोनिल ग्रुप मैंने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली अगर मुझे अल्कोहल की तरफ जाना है, ये कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है एल्डिहाइड का, बेसिकली अगर मुझे एल्डिहाइड से अल्कोहल की तरफ जाना है तो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इसका रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बहुत ही कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज बेसिकली लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। लिथियम में बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट ये होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है भाई, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए भाई, ये रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करना है। सिमिलरली यहाँ पर इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करना है। तो कितने हाइड्रोजन अटैच कर दिए भाई, 1 2 3 4, आपने अटैच कर दिए 4 हाइड्रोजन। अब देखिए भाई, यहाँ पर ये क्या हो गया, ये COH हो गया, CH2 हो गया, तो लीजिए ये बन गया आपका CH2 और ये OH हो गया। अब इसके बाद में ये CH2 हो गया, ये CH2 और ये हो गया आपका OH। ये रिएक्शन बेसिकली बहुत ही इजी रिएक्शन है और बहुत ही आसानी से आप इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिडक्शन नहीं करना, रिडक्शन करके ये आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन हो जाता है। चलिए इसके बाद में अगर मैं लास्ट मेथड के बारे में बात करता हूँ दैट इज फ्रॉम 1,2 डाइब्रोमो इथेन, थर्ड मेथड के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए भाई, 1,2 डाइब्रोमो इथेन, इथेन का मतलब क्या है, कितने कार्बन लगे हैं, 2 कार्बन लगे हैं, ये हो गया CH2 1 2, तो मतलब Br यहाँ पे लगा देंगे और Br यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखिए भाई, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं। अगर यहाँ पे आप पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड डालते हैं, जैसे ये हो गया आपका KOO और ये C और ये CH3 हो गया, ठीक है भाई, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3COO कि ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ था। बेसिकली जब कभी एसिड की रिएक्शन आप एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस एस्केप होती है और आसानी से सॉल्ट ऑफ एसिड बना सकते हैं। तो इस पार्ट को मैंने ऐसे लिखा हुआ है ताकि आसानी से आगे आने वाले जो प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन किया जा सके। यहाँ पर आपको लेने हैं इस एसिड के 2 मोल्स, ये KOO हो गया भाई और ये CH3 हो गया। तो रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर आपको एसिड डालना है, तो होता क्या है बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन को थोड़ा बढ़ाने के लिए ये KBr आपका निकल गया भाई, ये लीजिए KBr आपका निकल गया, ठीक है, KBr आपने निकाल दिया। अब देखिए भाई होता क्या है, ये हो गया आपका CH2, ठीक है भाई, और ये हो गया OOC और CH3 हो गया, और ये आपका CH2 और OO और CH3 हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्लाइकॉल, ये ग्लाइकॉल इथाइलिन ग्लाइकॉल बोल सकते हैं, और ये डाई एसीटेट बोल सकते हैं। 2 एसीटेट आयन लगे हैं, इस वजह से इसका नाम हो जाता है डाई एसीटेट, इथाइलिन ग्लाइकॉल डाई एसीटेट। अब देखिए भाई, अब ये एसीटेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटेट लगे हैं, मतलब है कि यहाँ से अगर आपने बेस डाला हुआ है, एसिडिक करेक्टर दिया हुआ है, अगर बेस को डाला हुआ है, अगर बेस को डाला हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, सॉल्ट के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिड बेस की रिएक्शन में क्या होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए भाई, ये पार्ट कैसे रिएक्शन कैसे होने वाली है। अब देखिए ये COO, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये COO ऐसे लगा हुआ है, ये COO ऐसे कर दिया भाई, ये बॉन्ड लगा हुआ है, ऐसे कुछ होता है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर आप इसकी ब्रेकिंग यहाँ से भी करते हैं, ठीक है भाई, तो ये Na इससे लग जाएगा, ये क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा भाई, अगर इसकी ब्रेकिंग यहाँ से करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, तो Na इस ऑक्सीजन को जाएगा और OH किसको जाएगा भाई, ये कार्बन को जाएगा। तो लीजिए कंपाउंड जो आप बनाना चाहते हैं, तो ये आपका रेडी हो गया CH2 और ये CH2OH हो जाता है। अब इसके बाद में दूसरा जो कंपाउंड बनने वाला है CH3COO Na,
ये हो गया CH3COONA और यहाँ पे आपको 2 मोल्स मिलने वाले हैं, इसी वजह से आपको 2 मोल्स ऑफ बेस लेना है। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी ब्रेकिंग यहाँ से कर लीजिए तो ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये भी बहुत ईजीस्ट वे है, आप यहाँ से आसानी से इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये बेसिकली आपका होता है इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, ठीक है। इंडस्ट्रियली आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं और यहाँ से आसानी से इकोनॉमिकली बेसिकली इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ से हम ये इथाइलिन बेसिकली 1,2-डाइब्रोमोइथेन से फर्दर एक दूसरा मेथड है, वहाँ से भी आप इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ CH2 और ये Br हो गया और ये CH2 और ये Br हो गया। ध्यान दीजिए भाई, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए होता क्या है, खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो 2Br है, 2N है, मतलब 2NaBr तो आपका निकल गया, बहुत ही आसान हो गया भाई 2NaBr। तो चलिए यहाँ पर लिख दिया मैंने 2NaBr आपका निकल गया। आप ध्यान दीजिए भाई, बहुत केयरफुली ध्यान दें। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एंट्रोपी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ से आपका CO2 निकल जाएगा, CO2 गैस। चलिए उस गैस को मैं भी रिमूव कर देता हूँ। ये CO2 गैस आपने निकाल दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पर बचा हुआ केवल एक ही ऑक्सीजन बचा हुआ है, ठीक है। ये क्या देगा आपका H+ आयन और ये देगा आपका OH- आयन। अब ध्यान दीजिए भाई, ये OH तो रेडी है तो आकर के यहाँ पे लगेगा, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर के एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाएंगे, ये दूसरा यहाँ पे लग जाएगा। तो लीजिए आपका फिर से आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रिपेयर हो जाता है। तो ये रिएक्शंस बहुत ही ईजी हैं, आसानी से इन रिएक्शंस को कंप्लीट करके आप प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो चलिए यही सिलेक्टिव कुछ मेथड्स हैं जिनसे आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल का प्रिपरेशन करना है। अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट है इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनकी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये होते हैं सिरप की तरह होते हैं, सिरपी लिक्विड होते हैं, लिक्विड फॉर्म में। काफ़ी थिकनेस होता है इनके लिक्विड में, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, सिरपी लिक्विड होता है भाई, सिरपी लिक्विड। जो जैसे टॉनिक होता है तो टॉनिक की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो उसी फॉर्म में ये भी पाया जाता है। अगर इसके कलर के बारे में बात करें तो बेसिकली ये होता है आपका कलरलेस, ठीक है भाई, कलरलेस हो गया। अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो ये होता है आपका स्वीट, मीठा होता है, पीने में मीठा होता है भाई, ये पार्ट हो गया। सिरपी लिक्विड मतलब इसको जब ड्रिंक करेंगे तो होता है मिठास आता है भाई। तो इसके बाद में सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो खासतौर से अगर इसके केमिकल फार्मूला में देखें तो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसका मतलब कि ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर सकता है। तो यही रीजन होता है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल की सॉल्युबिलिटी वाटर एंड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में बेसिकली बहुत ही ज़्यादा होती है। जो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनमें इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ हाईली सॉल्युबल इन वाटर्स एंड इथेनॉल, यहाँ पे लिख सकते हैं एथेनॉल हो गया भाई, एंड लेस सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल सकते हैं, या ऑर्गेनिक में तो ये भी आ जाता है। तो यहाँ से हम लिख देते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे हो गया आपका ईथर हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो इनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है। खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो जो इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 197 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक भाई, काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हाँ इथाइलिन ग्लाइकॉल का जो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल का कंपैरिजन अगर आपने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ में कराया विथ रिस्पेक्ट टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर आप कराएंगे तो बेसिकली डाइहाइड्रिक अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, क्योंकि डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे रहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे लिख सकते हैं हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट due to the formation of hydrogen bonding, या due to the presence of
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये पार्ट बहुत ही सिंपल हो गया। सॉल्युबिलिटी भी आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी के बारे में बात करें तो बेसिकली हम लोगों ने अल्कोहल में सीखा हुआ था कि जो आपका मिथाइल अल्कोहल होता है इथाइल अल्कोहल से ज़्यादा पॉइजनस होता है। तो बेसिकली जो आपके इथाइलिन ग्लाइकॉल होते हैं ये मिथाइल अल्कोहल की तरह पॉइजनस होता है। तो ये पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज एज टॉक्सिक एज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के बराबर ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है। अब इसके बाद में ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपका एंटीफ्रीज एजेंट की तरह काम करता है और यहाँ पर बेसिकली इसको एज ए सॉल्वेंट यूज किया जाता है, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड एज ए सॉल्वेंट। ये पार्ट हो गया। तो ये दिमाग में रखें, बेसिकली ये बहुत ही कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आसानी से आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करने के पहले इनकी रिएक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, जो इथाइलिन ग्लाइकॉल का केमिकल फार्मूला है इसमें जितने भी OH लगे हैं ये सभी OH आपके प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल खासतौर से अगर आप देखें तो ये OH उस कार्बन से लगा हुआ है जो दूसरे एक नेक्स्ट कार्बन से लगा हुआ है। ये आपका एक OH इस कार्बन से लगा हुआ है, ये OH इस कार्बन से लगा हुआ है। तो बेसिकली दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपके प्राइमरी अल्कोहल हैं, दोनों प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अगर सेकेंडरी के बारे में बात करें तो सेकेंडरी बेसिकली आपका ऐसा होता है जैसे आपका हो गया CH3 और ये C और ये हो गया आपका CH3 और ये आपका OH हो जाएगा। ये होता है सेकेंडरी, ये कार्बन दो अदर कार्बन से अटैच है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। तो यहाँ पर जितने भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिए हैं इस कंपाउंड में वो सभी होते हैं आपके प्राइमरी, दोनों प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। अब देखिए भाई, दोनों की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है, मतलब है कि दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती। जब कभी भी इसकी रिएक्शन बेसिकली किसी अदर रीजन के साथ में कराएंगे तो सबसे पहले एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसके बाद में दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा इन द रिएक्शन। तो ये पार्ट आपको केमिकल रिएक्शन में देखने में आएगा। हाँ, ध्यान दीजिए, एट ए टाइम आप दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लेकर के रिएक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्ट फिर गलत हो जाता है। ये चीज आप दिमाग में रखें। यहाँ पर हैं दो प्राइमरी अल्कोहल, परंतु यहाँ पर एक रिएक्टिव होता है, उसकी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में दूसरा पार्टिसिपेट करता है। दोनों एट ए टाइम रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आप देखिए भाई, इनकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उन सभी को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो सबसे पहले लिया हुआ मैंने विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ में ये रिएक्ट करेंगे क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि बेसिकली जब कभी भी कोई एसिड या एसिडिक करेक्टर का कंपाउंड एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा। एक्टिव मेटल क्या होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तो इनके साथ में रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हम लोग करेंगे बहुत आसानी से। इसके बाद में अगर सेकेंड मेथड के बारे में बात करें तो ये हो गए आपके हैलोजेनेटिंग एजेंट। ठीक है भाई, तो OH हटाएंगे, हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये होती है। इसके बाद में थर्ड रिएक्शन PI3 के साथ में, इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे। हाँ, इसकी रिएक्शन इन सभी तीनों के साथ में थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद में हो गया आपका वीक एसिड के साथ में रिएक्शन, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 के साथ में भी रिएक्शन कराएंगे। ये आपका एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बेसिकली हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बहुत ही बार पढ़ा हुआ है। ये रिएक्शन हम आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नाइट्रेशन दिया है। नाइट्रेशन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट की हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, कॉन्सनट्रेट HNO3 एज वेल एज कॉन्सनट्रेट H2SO4। ठीक है भाई, इसके बाद में कॉन्सनट्रेट H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं। इसके बाद में हो गया हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग का मतलब क्या है भाई, अगर इसको हीटिंग करेंगे तो H2O बनने के चांसेस हैं, तो आसानी से H2 निकाल देंगे, बन जाएगा क्या, एपॉक्साइड बन जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद में दिया हुआ आपका एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये होता है क्या, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मैंने लिस्ट ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट मैंने पहले अल्कोहल के चैप्टर में शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं ये एजेंट उस लिस्ट में डला हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसमें अगर आप देखें तो बेसिकली ये होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, तो इसका हम आसानी से ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद में एल्डिहाइड कीटोन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, जो आपका लास्ट में दिया हुआ, तो ये होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से हम एल्कोहल का एल्डिहाइड तक रिडक्शन करते हैं, फिर इसके बाद में रिएक्शन को स्टॉप करता है। बेसिकली ये रिएक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ था, एक कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने सीखा हुआ था, वहाँ पर इस रिएजेंट का इस्तेमाल दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए इन सभी रिएक्शंस के बारे में वन बाई वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ, इन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। कंप्लीट करने के बाद में हम इन रिएक्शन को भी फोकस करते हैं। ठीक है भाई,
इथाइलिन ग्लाइकॉल की केमिकल रिएक्शन में जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं। फर्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर हो गया इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है भाई, जिसका केमिकल फॉर्मूला मैंने लिख दिया। इसकी रिएक्शन करानी है आपको एक्टिव मेटल के साथ में। यहाँ पर ले लिया सोडियम और 50 डिग्री सी टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है भाई। अब देखिए, जैसे कि शुरुआत में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ कि जो आपके दो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं तो बेसिकली 1 by 1 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये इक्वली रिएक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है भाई। तो ये सबसे पहले ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट करेगा, तो यहाँ से आपका हाइड्रोजन गैस स्केप हो जाएगा भाई। हाइड्रोजन गैस लीजिए, हाफ H2 निकाल दिया, मतलब एक ही हाइड्रोजन है। अब इसके बाद में ये हो जाएगा CH2 और ये O और ये Na हो गया। अब यहाँ पर हो गया आपका CH2 और ये ONH, ठीक है भाई। अब फर्दर आपको फिर से एक्टिव मेटल लेकर के रिएक्शन कराना है। आप ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे आपने यूज किया है 50 डिग्री सी टेम्परेचर, यहाँ पे आपको मेंटेन करना है 160 डिग्री सी टेम्परेचर। अब देखिए डिफरेंस देख सकते हैं, बेसिकली एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिएक्ट कर रहा है इस टेम्परेचर में, दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में एट दिस टेम्परेचर में। इसका मतलब है कि दोनों की रिएक्टिविटी में डिफरेंस है। अब देखिए भाई, फर्दर यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये हो जाएगा हाफ H2, ये निकाल दिया भाई, हाफ H2 गैस निकाल दिया। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये CH2O and Na हो गया और ये हो गया आपका CH2 और ONA हो गया। ये सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल आपको मिल जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ, ठीक है भाई। इस तरह से रिएक्शन को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अगर मैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में डिस्कस करता हूँ, ये सेकेंड रिएक्शन ले लेते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर फिर से मैं ले लेता हूँ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ये OH हो गया, ये CH2 और ये OH हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आपने लेना है चाहे CH3 ले लें, नहीं यहाँ पे PCl3 ले लें, ठीक है भाई। यहाँ से चाहे आप PCl5 ले लें, चाहे थायोनिल क्लोराइड ले लें, ये सभी के सभी होते हैं आपके हैलोजिनेटिंग एजेंट। करते हैं क्या है बेसिकली, ये रिएक्शन हम लोगों ने, ये इन रिएजेंट का एप्लीकेशन हम लोगों ने अल्कोहल में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली ध्यान दीजिए, ये करते क्या है कि जो OH ग्रुप होता है इसको हटा देते हैं, वहाँ पर Cl लगा देते हैं। वही पार्ट यहाँ पर भी हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर सबसे पहले एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को टारगेट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH2, यहाँ पे Cl लग गया और ये हो जाएगा CH2 and OH, ठीक है। अगर इन्हीं रिएजेंट को फर्दर अगेन सेकेंड मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ पर ये अगर कोई भी रिएजेंट लेंगे तो ये दूसरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। तो इसके बाद में ये CH2 Cl हो गया, ये CH2 और ये Cl हो गया। तो यहाँ पर आपको 2 मोल से लेंगे 1 by 1, तब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस होंगे, वहाँ पर Cl आ जाएगा। इस तरह से रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। अब ये क्या हो जाता है भाई, 1,2-डाइक्लोरोईथेन। तो इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ये होता है आपका 1,2-डाइक्लोरोईथेन होता है। तो इस तरह से रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत ही इजी रिएक्शन है। हाँ, इनकी एप्लीकेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। बाय प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, मेजर और मेन प्रोडक्ट जो बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पे आपने Br3 डाला है तो Cl की जगह Br आ जाएगा और रिएक्शन वैसे ही जाती है। अब देखिए भाई, अगर मैं थर्ड रिएक्शन के बारे में बात करता हूँ, ये थर्ड रिएक्शन के बारे में ले लेते हैं भाई। यहाँ पे ले लिया इथाइलिन ग्लाइकॉल, OH हो गया और ये CH2 और ये OH हो गया। अब ध्यान दीजिए, खासतौर से ये पार्ट मैंने इनके साथ में क्यों नहीं लिया हुआ, ये पार्ट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखिए, यहाँ पे अगर आपने लिया है Pi3, ठीक भाई, या P+I2 भी ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर OH को हटाएगा, ठीक है भाई। ये CH2 ये OH हो गया और ये आपका CH2 ये सॉरी यहाँ पे I हो जाएगा और यहाँ से आपका OH हो जाएगा। इस तरह से अगर सेकेंड मॉलिक्यूल फर्दर ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, वही सेम मॉलिक्यूल ले लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकेंड OH हटा दिया जाता है तो ये I हो जाएगा और ये CH2 I हो जाएगा। अभी तक जो रिएक्शन हम लोगों ने किए तो इसी पैटर्न में हम लोगों ने इस रिएक्शन को भी कंप्लीट किया है, मतलब 1 by 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हटाया हुआ है, उनकी जगह पर आयोडीन लगा दिया है, ठीक है। तो 1 2 बेसिकली ये इसी पैटर्न में इसका भी नेमिंग कर सकते हैं। अब देखिए भाई, अगर यहाँ पे और इसके दोनों कंपाउंड के कंपैरिजन के बारे में बात करें तो बेसिकली जो आयोडीन होता है तो Cl के कंपैरिजन में इसका साइज बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका साइज बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ होती है बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू 1,2-डाइक्लोरोईथेन, ठीक है। ये 1,2-डाइक्लोरो डाइब्रोमो भी हो सकता है, अगर ब्रोमीन लिया हो तो 1,2-डाइब्रोमो इथेन हो जाएगा। तो बेसिकली आयोडीन के केस में यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इसका साइज ज़्यादा हो जाता है, और जब साइज ज़्यादा हो जाता है, बेसिकली साइज ज़्यादा होता है तो जब थोड़ा सा हीटिंग करेंगे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आसानी से ब्रेकिंग हो जाता है। ये होता है आपका अनस्टेबल, ये होता है आपका अनस्टेबल होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ आसानी से ब्रेक की जा सकती है। अब ये I2 फॉर्म में निकल जाएगा, I2 फॉर्म में निकल गया और ये आपका मिल जाता है एल्कीन CH2 CH2, ये हो गया, डबल बॉन्ड हो गया भाई, ये मिल गया आपको इथाइलिन।
तो ये डिफरेंस है बेसिकली, दैट्स वाई मैंने PI3 इनके साथ में नहीं लिया हुआ है, इसकी रिएक्शन सेपरेट कराई हुई है। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए। इसके केस में बेसिकली ये जो कंपाउंड बनता है तो यहाँ से बेसिकली ये अनस्टेबल होता है, तो थोड़ा सा हीटिंग करेंगे तो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने की वजह से I2 सेपरेट हो जाता है और मिल जाता है आपको इथाइलिन। ये हो गया आपका इथाइलिन, इथाइलिन हो गया भाई। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो चलिए हम लोगों ने अभी तक थर्ड रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया हुआ है। अब चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। चलिए हम थर्ड रिएक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड रिएक्शन में हम इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एसिड के साथ में। अब ध्यान दीजिए भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बेसिकली जब एसिड की और अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एस्टरिफिकेशन होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है और H2 निकाल दिया जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर वही पैटर्न हम करने वाले हैं। ये आपका हो गया एसिड, ठीक है, CH3 हो गया, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ये तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको ऐसे कर दिया भाई। अब देखिए ये पार्ट बेसिकली हम लोगों ने एस्टरिफिकेशन में सीखा हुआ है कि जब एस्टरिफिकेशन में क्या होता है कि अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालते हैं और एसिड से OH निकालते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, आपने H2 इस तरह से निकाल दिया, OH आपने एसिड से लेना है और हाइड्रोजन आपको अल्कोहल से लेना है, तो इस तरह से आपने H2O निकाल दिया। ठीक है भाई, अब देखिए क्या हो जाता है आपका CH2O और ये हो जाएगा आपका COO और ये हो जाता है आपका CH3। ठीक है भाई, ये हो जाता है आपका CH2 और ये ONH। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ एसिड लेना है तो ये हो जाएगा आपका HO, ये COO, ये हो जाता है आपका CH3। तो उसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। H2 आपको निकालना है। ठीक है भाई, ये H2 आपने निकाल दिया। अब इसके बाद में क्या हो जाता है CH2 और ये O और ये COO, ये हो गया आपका CH3। ठीक है, ये CH2 और ये O और ये COO और ये हो जाता है आपका CH3। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो गया आपका इथाइलिन डाई एसीटेट, 2 एसीटेट आयन लगे हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये हो गया आपका इथाइलिन डाई एसीटेट, ये हो गया भाई। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात करूँ, दैट इज रिएक्शन विथ HCl गैस। ठीक है भाई, हम फोर्थ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। तो HCl गैस का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं। CH2 ये OH हो गया, ये CH2 एंड OH हो गया। अब यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं HCl गैस के साथ में। अब ध्यान दीजिए, टेम्परेचर मेंटेन करना है 160 डिग्री सेल्सियस। अब ध्यान दीजिए, ये जो OH है आपका पोर लिविंग ग्रुप होता है, हम लोगों ने सीखा हुआ है। परंतु अगर इस HCl से जो प्रोटॉन निकलेगा, एसिड का मतलब क्या, प्रोटॉन देगा, तो अगर उस प्रोटॉन से इस OH का मैं प्रोटोनेशन करता हूँ तो H2O के फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए ये पार्ट हम लोगों ने अल्कोहल में सीखा हुआ है। ये H2 निकाल दिए, ये इसीलिए इसकी जगह लग जाएगा। तो ये CH2 ये Cl हो गया और ये हो गया आपका CH2OH। ठीक है, अगर इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को फर्दर रिमूव करना है तो दूसरा मॉलिक्यूल लेना है HCl का, ले लीजिए। HCl हो गया, ये गैस हो गया। और टेम्परेचर यहाँ के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा भी यूज करना है 200 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लोगों ने एक्टिव मेटल के साथ में पहले लिया था 50 डिग्री सेल्सियस, फिर इसके बाद में हम लोगों ने लिया था 160 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। अब देखिए भाई, उसी पैटर्न में हम रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। H2 आपने निकाल दिया, ठीक है, लीजिए H2 आपने निकाल दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर भी Cl ये लग जाएगा, तो ये हो गया आपका CH2 ये Cl, ये CH2 ये Cl हो गया। तो इसको हम बोल सकते हैं 1,2 डाइक्लोरो और इथेन हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं फिफ्थ रिएक्शन के बारे में। फिफ्थ रिएक्शन ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड दिया है। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड क्या होता है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं भाई। फिफ्थ रिएक्शन है, ये हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है भाई, CH2OH। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपने डाला हुआ है, क्या हो जाएगा भाई, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको करना है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया है, बहुत ही बार किया हुआ। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक करेंगे तो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, और एल्डिहाइड से जब आप एसिड तक जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑक्सीजन ऐड करना है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन रिमूव करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से भी हाइड्रोजन आपने रिमूव करना शुरू कर दिया। 1 बाय 1 करेंगे, अदरवाइज मैं अगर एट ए टाइम नहीं करता हूँ तो रिएक्शन बहुत ही लेंथी होने वाली है, प्रोसेस आपको मालूम है। तो यहाँ से आपने कितने हाइड्रोजन हटाया, 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये CHO और ये आपका CH
ग्लाइऑक्सल में कन्वर्ट हो गया भाई, ग्लाइऑक्सल। अब देखिए इसका फर्दर जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे HNO3 के प्रेजेंस में, तो यहाँ से फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ऑक्सीजन ऐड करना है। और किसके बीच में ऑक्सीजन ऐड करना है? कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में। इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये COO और ये H हो गया भाई, और इसको यहाँ से लिख सकते हैं COO और ये H हो गया। तो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में आपको ऑक्सीजन ऐड करना है जब आप एल्डिहाइड से एसिड तक ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन आपने ऐड किया? 2 ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा COO, ये OH, ये COO, ये OH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं COOH और ये COOH। लीजिए आपको मिल गया ऑक्जेलिक एसिड, ये मिल गया आपको ऑक्जेलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। हाँ देखिए भाई, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के बारे में, तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है। ये तो आपने डाइल्यूट लिया है, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3। अगर आपने स्ट्रॉन्ग ले लिया, जैसे K1O4 ले लिया, क्या K2Cr2O7 ले लिया, और उनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराएंगे तो कैसे होगा? आप ध्यान दीजिए, बहुत ही केयरफुल हो जाएं। ये रिएक्शन मैं इसी के साथ में ऐड कर देता हूँ, सेपरेट नहीं करेंगे। तो देखिए अगर आपने लिया हुआ है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये OH हो गया भाई, और ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका CH2OH। यहाँ पे आपने डाला हुआ है KMnO4 और ये H+ हो गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा हुआ है। और ये K2Cr2O7 चाहे H+, इनमें से दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, दोनों की रिएक्शन एक ही पैटर्न में जाती है। अब देखिए भाई, यहाँ पे क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन होगा, परंतु ये इसका ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर देता है। अब डिफरेंस देखिए भाई, इसमें जब हम डाइल्यूट HNO3 लेते हैं, ये भी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, परंतु ये बॉन्ड को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। परंतु ये इसमें से अगर इन एजेंट लेंगे तो ये बॉन्ड को ये डिस्टर्ब कर देगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। डाइल्यूट लिया मतलब वीक हो गया भाई, डाइल्यूट कर दिया इसको। अब देखिए भाई, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा HCHO में, और ये हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका HCHO में। मतलब है कि यहाँ से 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड मिलेंगे, 2HCHO मिल जाएंगे। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये COO और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा H हो जाएगा, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। और यहाँ पे कर सकते हैं, और ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हटा सकते हैं, HCHO ये हटा दिया, ये हटा दिया, तो HCHO, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा भाई, हाँ यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों हाइड्रोजन नहीं निकालना, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, HCH, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, तो आपने 2 हाइड्रोजन हटा दिया। इस तरह से आप लोगों ने ऑक्सीडेशन किया हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ से मिल जाएगा HCHO और यहाँ से मिल गया HCHO, ठीक है। यहाँ से एक HCHO, यहाँ से एक HCHO, इसको मैंने एक साथ लिख दिया हुआ 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अब इसके बाद में फर्दर आपने यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, तो इसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका HCOO, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना, ये हो जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। ये मिल गया आपका फॉर्मिक एसिड, ये होता है फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। तो इस तरह से रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। ये रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने दोनों रिएक्शन में यूज किया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, परंतु दोनों के केस में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहे हैं। इसके केस में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, इसके केस में ये बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है। इस तरह से यहाँ से मिल जाता है आपको फॉर्मिक एसिड, और इसके केस में मिल जाता है आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 7th रिएक्शन है, दैट इज नाइट्रेशन रिएक्शन। चलिए 7th रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल, OH हो गया भाई, ये CH2OH हो गया, ठीक है। अल्कोहल का एसिडिक नेचर होता है। अब देखिए भाई, नाइट्रेशन में हम रिएक्शन कराते हैं बेसिकली अल्कोहल की इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेट, ये होता है आपका HNO3 एज वेल एज कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है भाई। तो इसमें से नाइट्रेशन में हम HNO3 को रिप्रेजेंट करते हैं इस फॉर्म में, NO2 फॉर्म में, इस फॉर्म में। अब देखिए भाई, ये इसको HNO3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है भाई, 3 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन
1 नाइट्रोजन, तो ऐसे फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे इसकी रिएक्शन को बहुत ही आसानी से कंप्लीट करने के लिए करना क्या है, ये OH आपको निकालना और इसका एसिडिक नेचर है तो ये हाइड्रोजन निकालना है। लीजिए H2 आपने निकाल दिया, H2 बर्न हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में। तब देखिए भाई रिएक्शन को हम कंप्लीट करने लगते हैं। ये CH2 हो गया, ये O हो गया, ये हो गया आपका NO2। ठीक है भाई, अब इसके बाद में ये पार्ट आपका सेफ रखा हुआ है, CH2OH हो गया। जब दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल ले लेंगे तो फिर से आपका वही पैटर्न यूज करना है। इसको मैं डाउन कर देता हूँ, ये हो गया NO2 हो गया भाई। ठीक है, तो अगेन आपको H2 यहाँ से रिमूव करना है। H2 आपने रिमूव कर दिया तो ये हो जाता है CH2O और ये हो गया आपका NO2। अगेन आपको मिल जाएगा CH2O और ये हो जाता है आपका NO2। तो इथाइलिन डाई नाइट्रेट बोल सकते हैं। ये हो गया इथाइलिन, ये कंपाउंड बन गया इथाइलिन डाई नाइट्रेट, ये कंपाउंड बन जाता है 2, ये नाइट्रिक एसिड के ग्रुप लगे हुए हैं विद NO3। ठीक है भाई, अब देखिए भाई यहाँ पर अगर हम लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करें, इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया, इसके बाद में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए भाई रिकॉल करिए, एक रिएक्शन मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ था। किस में डिस्कस किया था? हाँ, ईथर में डिस्कस किया था। बेसिकली जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में एट द टेम्परेचर ऑफ 413 के, तो वहाँ पर आपको 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेते हैं। कहिए तो मैं उस रिएक्शन को लिख देता हूँ। जैसे अगर मैंने ले लिया CH3, ठीक है, हम कौन सी रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बेसिकली 8th रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ये पार्ट मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। जैसे CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये OH हो गया। यहाँ पर आपने लिया हुआ है H2SO4, कॉन्सेंट्रेट H2SO4, टेम्परेचर आपने 413 के इतना मेंटेन किया। तो इसमें से हम लोगों ने रिएक्शन की थी बेसिकली यहाँ इस मेथड से हम लोगों ने ईथर का प्रिपरेशन किया हुआ था। मैंने बताया हुआ था ये CH3, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स आप अल्कोहल लेने, ये H2 आपका निकल जाता है। अब इसके बाद में क्या मिल जाता है? CH3, ये CH2O और ये CH2 और ये हो जाता है CH3। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है भाई। ये मिल गया आपका ईथर, मिल गया डाई इथाइल ईथर। तो इसी पैटर्न में यहाँ पर बेसिकली डाईहाइड्रिक अल्कोहल की रिएक्शन भी इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में करानी है। चलिए इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये हो गया CH2OH हो गया भाई। यहाँ पर भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा CH2OH हो गया। और ठीक है भाई, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये HO और ये CH2 हो गया, ताकि वाटर मॉलिक्यूल आप आसानी से रिमूव कर सकें। ये CH2 और ये ONH हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर आपने डाला हुआ है कॉन्सेंट्रेट H2SO4, तो होता क्या है भाई, यहाँ से आपको H2O निकालना है। चलिए मैंने H2O निकाल दिया। ठीक है भाई, अब इसके बाद में एक कंपाउंड क्या बन गया, ये CH2 और ये हो गया आपका OH। ठीक है भाई, ये CH2, ये हो गया ऑक्सीजन। ठीक है भाई, इसके बाद में ये हो गया CH2 और ये हो जाता है आपका CH2, ये हो गया OH। इस तरह का कंपाउंड बनता है। देखिए अब देखिए भाई, यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से रिंग क्लोज होने वाली है भाई। अगर मैं सेकेंड टाइम में भी अगर H2SO4 डाल देता हूँ तो यहाँ से भी क्लोज रिंग हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर फिर से हम रिएक्शन को आगे ले जाते हैं। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डाल दिया भाई, तो इसके बाद में आपको फिर से H2O निकालना। लीजिए H2 यहाँ से फर्दर निकाल दिया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा भाई, ये CH2O, ये CH2, ठीक है, ये CH2 हो गया, यहाँ से हो गया CH2 और ये O और ये CH2 हो जाता है। इस तरह का कंपाउंड बनता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो गया बेसिकली O। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये पार्ट, तो ये ज़्यादा सूटेबल दिख रहा है दिखने में। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 1 4 डाईऑक्सेन हो जाता है, डाईऑक्सेन। ठीक है भाई, 1,4 डाईऑक्सेन का कंपाउंड आपको मिल जाता है। अब देखिए भाई, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जगह आप यूज कर सकते हैं H3PO4 आल्सो। तो रिएक्शन इसी पैटर्न में होगी और प्रोडक्ट ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर भी अगर आपने यूज किया कॉन्सेंट्रेट बेसिकली H3PO4 इन प्लेस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ये भी आपका बेसिकली क्या होता है, आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग जितने भी एसिड होते हैं वो सभी के सभी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो इस तरह से ये रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट की हुई है। अच्छा देखिए भाई, यहाँ पर मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हुई थी, चलिए उन रिएक्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। 9th रिएक्शन है हीटिंग इफेक्ट। ठीक है भाई, इथाइलिन ग्लाइकॉल का हम हीटिंग करते हैं। ये 9th रिएक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, 9th रिएक्शन।
तो जब इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब आप हीटिंग करेंगे, ये OH हो गया भाई, ये CH2OH हो गया। टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, इतने में अगर वाटर मॉलिक्यूल बनने के चांसेज है, आप आसानी से वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपने हटा दिया, ये CH2 हो गया और ये CH2 हो गया। अब देखिए ये ऑक्सीजन बेसिकली ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो बेसिकली ये ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाने वाला है, ये इस तरह से बेसिकली एक क्लोज रिंग बन जाता है। तो इथाइलिन ऑक्साइड बोल सकते हैं या इथॉक्साइड बोल सकते हैं। तो ये कंपाउंड हो जाता है आपका इथाइलिन ऑक्साइड। तो इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल आपने हटा दिया, तो चलिए मैं इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है भाई, ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। चलिए इसके बाद में अगर हम 10th रिएक्शन के बारे में बात करें, ये हो गया आपका 10th रिएक्शन। अब देखिए एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड होता क्या है? ये होता है आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है भाई? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, और एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। मतलब है कि अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलना है, ठीक है भाई। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन रिमूव करना है, डिहाइड्रेशन होने वाला है भाई। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH2OH, ये हो गया आपका CH2 और OH। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपने डाला हुआ है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डाला हुआ है, एनहाइड्रस डाल दिया, जिंक क्लोराइड डाल दिया। आप ध्यान दीजिए ये अल्फा कार्बन हो गया, बीटा कार्बन है, तो आप क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, ये बीटा कार्बन हो गया, तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन ले लिया भाई, इसको यहाँ पे कर देते हैं, ये हाइड्रोजन, ये H2 निकाल दिया भाई। इस तरह से रिएक्शन होने वाली है। ये पार्ट आपका कंप्लीटली डिफरेंट है, ये पार्ट आपका कंप्लीटली डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर हीटिंग कर रहे हैं, परंतु यहाँ पर हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं डाला हुआ है, और यहाँ पर बेसिकली हमने डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर रहे हैं। तो अल्फा कार्बन से आपको OH निकालना है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, H2 निकालेंगे। अब देखिए भाई ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा आपका CH2 और ये हो गया CHO, ठीक है भाई। इस पार्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा, सॉरी डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। H2 आपने निकाल दिया, चलिए मैं इस पार्ट को ऐसे लिख देता हूँ, ये हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है भाई। और ये हो गया आपका, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये C, ठीक है। यहाँ पर एक H रहेगा, क्या एक H रहेगा, ऑफकोर्स रहेगा यहाँ पर, तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है भाई। और यहाँ पर रहेगा आपका CH और ये OH हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जो OH लगा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कौन सा क्या हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये sp2 क्योंकि इसके पास में कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जब कभी भी OH लगा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो वहाँ पर टाटोमेरिज्म के चांसेज रहते हैं। यहाँ पे आपको कराना है टाटोमेरिज्म करना है भाई, ठीक है भाई। तो होता क्या है बेसिकली, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे उतरेगी, अब इसके बाद में ये जो हाइड्रोजन है आकर के इस CH2 से लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये CH3 हो गया और ये CH डबल बॉन्ड O हो जाता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा CH3 और ये CHO, ये लीजिए एल्डिहाइड बन गया भाई, एल्डिहाइड। तो इस तरह से रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है, एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो जाता है। हाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर हो रहा है आपका टाटोमेरिज्म, ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। दोनों में हम वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं, परंतु दोनों के केस में आपको डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहा है, इसमें से इथाइलिन ऑक्साइड, इसमें से आपको एल्डिहाइड मिल रहा है, ठीक है भाई। अगर मैं 11th रिएक्शन के बारे में बात करूं, ये होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है भाई। तो 11th रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH2OH और ये हो गया CH2 और ये OH हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया है HiO4, ठीक है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा है, आयोडीन की सेंट्रल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ये बेसिकली क्या हो गया, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए भाई यहाँ पे चाहे आप लेड टेट्राएसीटेट भी ले सकते हैं, जैसे ये हो गया आपका CH3 और ये COO4 और ये हो गया लेड टेट्राएसीटेट, और यहाँ पे लिख देता हूँ, चाहे इसको ले लें चाहे इसको ले लें, दोनों अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। अब देखिए भाई ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अनलाइक डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है। तो इसमें क्या हो गया, ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, ठीक, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर देगा, तो बेसिकली यहाँ से HCHO मिलेगा, ये भी HCHO मिलेगा, तो यहाँ से मिल जाएगा आपको फॉर्मल्डिहाइड HCHO, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दिए जाते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है भाई। अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड में चला जाएगा। तो इस तरह से इस रिएक्शंस को भी आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम रिमेनिंग रिएक्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद एल्डिहाइड। चलिए हम 12th रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन है आपका। अब देखिए भाई, हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन में ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ा हुआ है। जब कभी भी आप एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कराते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, एसीटल बनता है, एसीटल। और कीटोन की रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ में तो क्या बन जाएगा, केटल बन जाएगा। तो इसी फॉर्म में हम रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। अब देखिए भाई, एल्डिहाइड ले लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका CH2 और ये ONH हो गया, ठीक है। CH2 डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया भाई, ठीक है, OH हो गया। यहाँ पे आपको लेना है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड हो गया, ये हो गया CH, इसको ऐसे कर सकते हैं डबल O, और ये CH3, एल्डिहाइड हो गया भाई, CH3CHO। अब देखिए इसमें से एसीटल का फॉर्मेशन हो गया, क्योंकि एल्डिहाइड लिया है तो आपको क्या करना है भाई, ये H2O ऐसे निकलना है, 2 हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करने हैं और ये ऑक्सीजन मिल करके H2O के फॉर्म में निकल जाएंगे। यहाँ पे हम डाल देते हैं HCl, ठीक है भाई, HCl डाल देते हैं थोड़ी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है भाई, HCl डालेंगे तो अब देखिए H2 आसानी से रिमूव हो जाएगा। एसिड डालेंगे तो H2 का रिमूवल बहुत आसानी से हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा CH2 रहेगा भाई, ठीक है, ये CH2 हो गया। अब इसके बाद में ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो कार्बन है तो ये 2 ऑक्सीजन से अटैच होगा, ये CH और ये CH2। बेसिकली ये क्या हो गया, ये CH3 हो गया। इस तरह से ये साइक्लिक एसीटल बोल सकते हैं आप, ये साइक्लिक एसीटल हो गया। इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है भाई। ये साइक्लिक मतलब क्लोजनिंग मिल गया आपको। इस तरह से रिएक्शन आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में अगर मैं 13th रिएक्शन के बारे में बात करूँ, जिसमें हम कीटोन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा साइक्लिक केटल मिल जाएगा। तो चलिए उसी पैटर्न में हम रिएक्शन करने वाले हैं। यहाँ पर हो गया डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ये CH2O और ये H हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर आपको लेना है कीटोन। कीटोन को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कीटोन ही है CH3 और ये CH3 इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आप आसानी से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हुए दिखा सकें, ठीक है भाई। ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन आपने रिमूव कर दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एसिड यहाँ पर भी डालना है और हीटिंग करने से आपका H2 जो होता है आसानी से रिमूव हो जाता है। चलिए कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये हो गया CH2, ये हो गया CH2, ये O हो गया, ये O हो गया। अब इसके बाद में ये जो कार्बन है, ये कार्बन इन दोनों ऑक्सीजन से अटैच हो गया और ये हो गया आपका CH3 और ये हो जाता है CH3। इसको आप बोल सकते हैं साइक्लिक केटल। तो इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन से बेसिकली बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है और आई बिलीव आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे इन रिएक्शंस को पढ़ने में। अब देखिए भाई, लास्ट रिएक्शन के बारे में बात करें, दैट इज 14th रिएक्शन। तो अगर हम 14th रिएक्शन के बारे में बात करें, ये रिएक्शन भी बेसिकली Cu हॉट रिड्यूस्ड कॉपर जो लेते हैं एट द टेम्परेचर ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली ये होता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कोहल का ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है। तो चलिए इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया CH2, ये OH, ये CH2 एंड OH और यहाँ पे आपने करना है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन आपने हटा दिया। तो लीजिए यहाँ से मिल गया CH, क्या मिल जाएगा भाई, CHO और ये CHO, 4 हाइड्रोजन आपने रिमूव कर दिया, ठीक है। ये पार्ट लिखा हुआ है यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ग्लाइऑक्सल मिल गया भाई, ग्लाइऑक्सल। तो इस तरह से इस रिएक्शन को आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ध्यान दीजिए, आप लोगों ने ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रिएक्शन में ऑब्जर्व किया होगा कि आपने अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया हुआ है, जैसे KMnO4 हो गया, HiO4 हो गया, ठीक है, HiO4 हो गया, और या चाहे K2Cr2O7 ले लिया, तो जब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो वो इन बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं। ये कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना, उस बॉन्डों को भी ब्रेक करके बेसिकली फॉर्मल्डिहाइड बनाते हैं, फिर इसके बाद में एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये पार्ट आप लोगों ने नोटिस किया होगा। परंतु अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया हुआ, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की हुई है, तो डाइल्यूट HNO3 के केस में ये बॉन्ड ब्रेक नहीं किया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड उस रिएक्शन में बन करके आता है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने इनके जितने भी केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में डिस्कस किया हुआ था। अब लास्ट में इनके यूजेज के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इन द लास्ट इथाइलिन ग्लाइकॉल के यूजेज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके जितने भी यूजेज है उसको मेनली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है मैंने। खासतौर से इथाइलिन ग्लाइकॉल को यूज किया जाता है सॉल्वेंट के फॉर्म में,
प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज किया जाता है और इसको कूलिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है। इसको यूज किया जाता है एरोप्लेन्स में एज ए कूलिंग एजेंट। ठीक है भाई, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं तो ये होता है एक्सप्लोसिव सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रेट। डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन हम लोगों ने किया था कब, जब हम लोगों ने डाइहाइड्रिक एल्कोहल का रिएक्शन या इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन किसके साथ में कराई हुई थी, नाइट्रेशन बेसिकली कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में बेसिकली रिएक्शन कराया था, तो वहां पर आपको मिला था इथाइलिन डाइनाइट्रेट। ठीक है, ये पार्ट हो गया भाई। अब इसके बारे में थर्ड पॉइंट दिया है, इन द मेकिंग ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड। इसका फॉर्मेशन कब किया था, जब हम लोगों ने इथाइलिन ग्लाइकॉल का हीटिंग किया था, कितने टेम्परेचर में, 500 डिग्री सेल्सियस में जब अभी हीटिंग किया था, तो यहाँ से आपको मिला था इथाइलिन ग्लाइकॉल। इसके बाद में हो गया डाइऑक्सिन। डाइऑक्सिन का फॉर्मेशन कब होता है भाई, जब आपने डाइहाइड्रिक अल्कोहल का बेसिकली हीटिंग किया था इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ठीक है भाई, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की जगह पर आप H3PO4 भी ले सकते हैं, यहाँ से आपको डाइऑक्सिन मिल जाएगा। डाइऑक्सिन 1,4 डाइऑक्सिन का फॉर्मेशन हुआ था, ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर होता है ये चैप्टर कंक्लूड। डाइहाइड्रिक की जितने भी प्रिपरेशन रिएक्शन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल रिएक्शन है, यूजेज, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। अब आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में।